प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कल अंत में हम लोगों ने यह देखा था कि पौधों में जनन की क्रिया 3 प्रकार से संपन्न होती है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और तीनों ही प्रकार के जनन के बारे में हम लोगों ने मूल कॉन्सेप्शन, जो बेसिक अवधारणा है, वो हमने जाना था। आए आज हम सभी पौधों में कायिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधों में उनके कायिक भागों द्वारा जो जनन होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। यह कायिक जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से होता है और मानव द्वारा भी संपन्न कराया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन और दूसरा मानव द्वारा कराए जाने वाले कायिक जनन, जिसे हम कृत्रिम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जब भी हमसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, आप सभी इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यार्थी हैं। आप जानते हैं कि जब पौधों में उनके कायिक अंगों द्वारा प्राकृतिक रूप से जनन हो रहा हो तो इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। केवल ये शब्दों का बोझ है। प्राकृतिक कायिक जनन शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि जब पौधों के कायिक अंगों द्वारा जनन हो रहा हो तो ऐसे जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन की कई विधियां हैं। जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तुर्यांश द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। हम इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। आए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जड़ों द्वारा पौधों में किस प्रकार से कायिक जनन होता है। जड़ों द्वारा कायिक जनन को हमने 2 भागों में बांटा है, मूसला जड़ों द्वारा और अपस्थानिक जड़ों द्वारा। बच्चों, इस स्तर तक पहुंचकर हम सभी ये जान चुके हैं, मूसला जड़ें उन जड़ों को कहते हैं जिन जड़ों में एक मुख्य शाखा होती है और उनसे कई पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जड़ों की। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से 2 बीजपत्री पौधों की पहचान होती हैं। अपस्थानिक जड़ें उन जड़ों को कहते हैं जिसमें कोई जड़ में मुख्य शाखा नहीं होती, सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं। आप धान की जड़ों को देखे होंगे, गेहूं की जड़ों को देखे होंगे, बाजरा की जड़ों को देखे होंगे। इन पौधों की जड़ें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती हैं। जबकि आपने गाजर देखा है, आपने मूली देखा है, इन जड़ों में एक मुख्य शाखा होती है, फिर उनसे ढेर सारी पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। अब बच्चों, परवल में, शीशम में, अमरूद में इनमें मूसला जड़ें होती हैं। इन जड़ों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। इन कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है। दूसरा है अपस्थानिक जड़ों द्वारा। प्रायः अपस्थानिक जड़ें जिनके द्वारा कायिक जनन होता है ये मांसल होती हैं। शकरकंद, जिसे आइपोमिया बटाटस कहते हैं, सतावर, एस्पैरगस, डहेलिया, इन सबों में अपस्थानिक जड़ें मांसल होती हैं। इन मांसल अपस्थानिक जड़ों पर
उपस्थित जो कलिकाएं हैं उनसे नए पौधों का जन्म होता है। आए बेटा, हम देखते हैं कि तने द्वारा पौधों में कायिक जनन किस प्रकार होता है। तने को हम 3 श्रेणियों में बांट रहे हैं। भूमिगत तना अर्थात तने का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है। अर्धवायवीय तना, पौधे का कुछ भाग ज़मीन के अंदर और कुछ ज़मीन के बाहर एकदम ज़मीन की सतह से लगा रहता है, ज़मीन की सतह पर रेंगता हुआ होता है, उसे हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। और वायवीय तना जिसके तने काफ़ी बड़े होते हैं, हवा में होते हैं। एक बार फिर से, तने द्वारा जो कायिक जनन पौधों में होता है, इसको हम 3 श्रेणियों में बांट रहे हैं। भूमिगत तना, तने का वह भाग जो ज़मीन के अंदर होता है उसे भूमिगत तना कहते हैं, उसके द्वारा कायिक जनन होता है। फिर अर्धवायवीय तना, जिसमें तने का कुछ हिस्सा ज़मीन के बाहर रहता है, ज़मीन पर रेंगता हुआ रहता है, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। और तीसरा है वायवीय तना, तने का वह भाग जो मृदा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जिसके 3 पौधों के तने काफ़ी लंबे होते हैं, तना हवा में रहता है, उसे वायवीय तना कहते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिगत तनों के बारे में। भूमिगत तनों के कई प्रकार के रूपांतरण हैं। कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। कल मैंने आपको बताया था कंद का सबसे अच्छा उदाहरण आलू है। हमने आपसे कहा था कि भूमिगत तने का शीर्ष भाग अधिक भोजन इकट्ठा करके काफ़ी फूल जाता है। तो भूमिगत तना का वह भाग जो अधिक भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है उसे कंद कहते हैं। कंद में पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व संधियों पर आँखें होती हैं। आँखों में कलिकाएं होती हैं जो सल्क पत्रों द्वारा घिरी होती हैं। ये आँखों में जो कलिकाएं हैं, इन्हें ही जब हम ज़मीन के अंदर उगाते हैं, आप सभी जानते हैं आलू में जो आँखें होती हैं, जहाँ जहाँ आँखें होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े काट करके हम ज़मीन में उगाते हैं। और पर्वसंधियों पर जो कलिकाएं हैं वही ग्रो करके, उग करके नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रकंद, जिसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हल्दी है, अदरक है। इसमें कल मैंने आपसे बताया था कि यह भूमिगत तना है जो क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। इस पर भी पर्व और पर्वसंधियाँ होती हैं। इनमें कलिकाएं होती हैं जो ग्रो करके नए पौधे को जन्म देती हैं। इसके बाद घनकंद, कार्म। इसमें कल मैंने आपसे बताया था कि घनकंद भी भूमिगत तना है, लेकिन यह क्षैतिज रूप में वृद्धि न करके वर्टिकल, ऊर्ध्व रूप में वृद्धि करता है। इस पर भी कलिकाएं पाई जाती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, और ये कक्षस्थ कलिकाएं ग्रो करके नए पौधे को जन्म देती हैं। घनकंद के उदाहरण में जिमीकंद या जमीकंद भी कहते हैं। सूरन आप अपनी मूल भाषा में कहते हैं। एमार्फोफैलस, इसी तरह से वंडा है, अरबी है जिसे कोलोकेशिया कहते हैं। तो इनके तने की विशेषता है कि इनका तना भूमिगत होता है और तना वर्टिकल दिशा में ग्रो करता है। इनमें गोली गोली कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो उग करके नए पौधे को जन्म देती हैं। अगला है सल्ककंद। मैंने कहा था आपसे कल कि सल्ककंद में ये भी भूमिगत तना है, लेकिन तना काफ़ी छोटा, चपटा और तस्तरी नुमा होता है। सल्क पत्रों के द्वारा घिरा रहता है। सल्क पत्रों से जो कलिकाएं निकलती हैं वो नए पौधे को जन्म देती हैं। इसके बाद अर्धवायवीय तना, जिसमें तना
भूमि के समानांतर रेंगता है, वह यह अर्धवायवीय तना कहलाता है। इसमें सबसे पहला रनर या ऊपरी भूविस्तारी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण साइनोडान डैक्टिलान, जिसे आप दूब घास कहते हैं, खट्टी बूटी आक्जेलिस, ये इनके पौधे भूमि पर रेंगते हैं। इनमें नोट्स गांठें पाई जाती हैं, पर्व पाए जाते हैं। इन पर्वों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ऊपर की ओर प्ररोह निकलता है। इस तरह से नए पौधे का विकास होता है। अगला है भूविस्तारी या स्टोलन। भूविस्तारी या स्टोलन में मैंने आपसे बताया था कि इसमें भूमिगत तने से निकली शाखाएं, भूमिगत तने से जो शाखाएं निकलती हैं, ये कुछ इस तरह से ये भूमिगत तना है, यह भूमिगत तना है, यह भी भूमिगत तना है। इनसे जो शाखाएं निकली, ये शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इनका कुछ भाग मिट्टी के बाहर हवा में निकल जाता है, जिसे स्टोलन कहते हैं। अब इस पर नीचे की ओर जड़ का कलिकाएं विकसित होती हैं। इन कलिकाओं से ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का, नीचे की ओर जड़ तंत्र का विकास होता है। अब ये स्टोलन इस पौधे से, जो मदर प्लांट है, मदर प्लांट से टूट करके अलग हो जाएगा और ग्रो करके नए पौधे को जन्म देता है। इसमें उदाहरण रसभरी का आपको बताया गया था। बेला चमेली में भी स्टोलन होता है और इसके द्वारा इनमें जनन होता है। फिर अगला है अंतःभूविस्तारी या शकर, जिसका उदाहरण पोदीना है, जिसे मेंथा कहते हैं। गुलदाउदी या क्राइजेंथेमम में भी ऐसा होता है। अंतःभूविस्तारी के बारे में मैंने आपसे बताया था कि यह तना भी भूमिगत होता है। भूमिगत तने से शाखाएं निकलती हैं, जो पहले क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी तक वृद्धि करती हैं और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने के बाद ये हवा में मिट्टी के बाहर निकल जाती हैं। इन्हें अंतःभूविस्तारी कहते हैं। अंतःभूविस्तारी पर भी कलिकाएं होती हैं, जिनसे नीचे की ओर जड़ें, ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का विकास होता है। फिर से एक बार, अंतःभूविस्तारी या शकर, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोदीना है, गुलदाउदी है। इन सब में अंतःभूविस्तारी की परिभाषा मैंने आपसे शेयर किया था कि अंतःभूविस्तारी में भूमिगत तने से जो शाखा निकलती है, वो शाखा कुछ दूर तक जमीन के अंदर क्षैतिज रूप में वृद्धि करती है। फिर ये जमीन के बाहर वायवीय प्ररोह बनाती है, अर्थात जमीन के बाहर निकल जाती है। इसके बाद भूमिगत तने का अंतिम है भूविस्तारिका या ऑफसेट। भूविस्तारिका या ऑफसेट में ये जल्दी में प्रयास किया गया है। जलकुंभी का पौधा बनाया गया है। जलकुंभी का पौधा पानी में, ये जलोद्भिद पौधा है। अब इसका तना बहुत छोटा होता है। तना बहुत छोटा है। तने से ये जो बीच में शाखा आप देख रहे हैं, ये तने से बीच में शाखा निकली हुई है। ये शाखा आपस में जुड़ जाती है। इसी को ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट से परकलिकाएँ होती हैं, नीचे की ओर जड़ें, ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छा निकलता है। और इसके द्वारा कल भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत तेज़ी से इस जलकुंभी के पौधे में जनन होता है। जिस भी जलाशय में, जिस भी जल स्रोत में जलकुंभी उगता है, इसमें ऑफसेट के द्वारा, भूविस्तारिका के द्वारा इतनी तेज़ी से कायिक प्रजनन होता है कि कुछ ही समय पश्चात पूरा जलाशय, पूरा जल स्रोत जलकुंभी से ही भर जाता है और इससे जल में पाए जाने वाले या उस जल स्रोत में पाए जाने वाले अन्य जीवों को काफ़ी हानि होती है, क्योंकि इसके बहुत अधिक उग जाने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। भूविस्तारिका, मैंने आपसे कहा, ये जलकुंभी का पौधा है, जलीय पौधा है। इसका तना काफ़ी छोटा होता है। तने से ये क्षैतिज वृद्धि निकल रही है, इसी को ऑफसेट कहते हैं। इस ऑफसेट से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छा निकलता है। इसके बाद
आए हम थोड़ा वो हम बात कर रहे थे भूविस्तारिका का। इसके बाद वायवी तना। वायवी तना में आप सभी ने नागफनी को देखा है। नागफनी में जो छोटा छोटा गोला गोला भाग हरा हरा आप देखते हैं उसे फिल्लोक्लैड कहते हैं। फिल्लोक्लैड का आशय होता है कि तना पत्ती रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो नागफनी में जो हरा हरा गोला गोला भाग देखते हैं उसे फिल्लोक्लैड कहते हैं, क्योंकि वह तना है जो पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो गया है। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब नागफनी का एक एक जो पराभ वृंत या फिल्लोक्लैड है, एक एक सिकुड़ा हुआ भाग जो आप देखते हैं नागफनी का, वह एक फिल्लोक्लैड कहलाता है। और हर फिल्लोक्लैड को अगर मदर प्लांट से आप अलग कर दें तो उसमें पूरे नागफनी के पौधे को अर्थात नए पौधे को बना देने की, पैदा कर देने की क्षमता होती है। या इससे भी अच्छा एक उदाहरण आप गन्ने का जानते हैं। गन्ना तना है। आप गन्ने में जो गांठें होती हैं उन गांठों पर कलिकाएं होती हैं। उन्हीं गन्ने के तने को आप टुकड़ों में बांट करके ज़मीन में उगाते हैं, जिससे गन्ने का नया पौधा उगता है। तो इस तरह से गन्ने में तने के द्वारा वर्धी जनन या कायिक जनन होता है। पत्र प्रकलिकाएं, कल मैंने कहा था इन्हें बल्बिल्स भी कहते हैं। ये वास्तव में पुष्प कलिकाओं के रूपांतरण है। पुष्प कलिकाएं मांसल हो जाती हैं। यह चित्र में, यहाँ पर ये चित्र में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एगेब है जिसे राम बांस भी कहते हैं। यह एगेब है, इसे राम बांस भी कहते हैं। अब इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये इसकी पुष्प कलिकाएं हैं। ये पुष्प कलिकाएं मांसल हो जाती हैं। इन्हीं मांसल पुष्प कलिकाओं को बल्बिल्स कहते हैं या पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं। और इनसे ये ग्रो करके, मतलब इनसे जड़ें निकलती हैं नीचे की ओर, ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का विकास होता है। इस तरह से नए पौधे का विकास होता है। अगला है टूरियांस। यह तने का अग्रभाग है, तने का शीर्ष भाग है जो मांसल हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यह मैंने थोड़े में बनाने का प्रयास किया है। यह पौधा यूट्रिकुलेरिया है, ब्लैडर वर्ट है। यह जलीय कीट भक्षी पौधा है। यह जल में पाए जाने वाले कीटों का भक्षण करता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में पाकेट नुमा संरचना पाई जाती है, ढक्कन होता है। और जल की धारा के साथ जब कीट पहुंचता है तो वो ढक्कन खुल जाता है, कीट अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये यूट्रिकुलेरिया का पौधा है, जलीय कीट भक्षी पौधा है। ये इसकी पत्तियाँ कटी फटी पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी छोटी छोटी। और तने का जो शीर्ष भाग है, यह जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, यह मांसल हो जाता है। इसे ही टूरियांस कहते हैं। और यह मदर प्लांट से, मातृ पौधे से जब डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ग्रो करके नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद पत्तियों द्वारा, ये बच्चों क्षमा चाहता हूँ, चित्र बनाते वक्त पहले मैंने चित्र नहीं बनाया था कि इतनी छोटे से टॉपिक में चित्र की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, साधारण से टॉपिक में। लेकिन फिर ये समझ में आया कि नहीं, बच्चों के लिए चित्र भी चाहिए, चित्र भी हल्का उनको मिलना चाहिए, जिससे वो बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो नीचे है पत्तियों द्वारा जनन, लेकिन गलती से इसका चित्र ऊपर की ओर यहाँ पर बन गया है। और यहाँ जो पत्र प्रकलिकाएँ लिखी हुई हैं, इनका चित्र ऊपर की ओर है, यहाँ निशान बना दिया गया है। इसकी फ़ोटोकॉपी मैं आपके पास भेजूँगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पत्तियों द्वारा जनन, अजूबा या जिसे हम ब्रायोफिल्म कहते हैं, यह पौधा लोग ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में अपनी बागवानी में लगाते हैं। तो अजूबा, यहाँ जो मैंने फिगर बनाया है, ये अजूबा की पत्ती का है।
और अजूबा की पत्ती पर किनारे की ओर ऐसे अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं और यहाँ से नीचे इसके निचले भाग से जड़ भी निकलती है। यहाँ जड़ नहीं शो किया गया। तो ये ब्रायोफिलम अजूबा की पत्ती है। अजूबा की पत्ती पर किनारे की ओर अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं। ये कलिकाएँ जब मातृ पौधे की पत्ती से लगी रहती हैं तभी इनमें जड़ भी विकसित हो जाती है और ये डिटैच होती हैं, मतलब मातृ पौधे से अलग होकर के ज़मीन में गिरती हैं तो नया पौधा बनता है। एक इसी में दूसरा उदाहरण आपके सामने, ये बिगोनिया की पत्ती है। बिगोनिया की पत्ती ऐसे कई लोब वाली होती है और यहाँ पर आपने देखा कि अजूबा की पत्ती में किनारे की ओर अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं, जबकि बिगोनिया की पत्ती में पत्ती की सतह पर ये रेड कलर से शो किया गया है, ये अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं और ये मातृ पौधे से डिटैच हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अलग होने के बाद इनसे नए पौधे का विकास होता है। तो ये हमने देखा अब तक पौधों में प्राकृतिक रूप से होने वाले कायिक जनन के बारे में।